हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज का जो हमारा प्रीमिक्स है 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली मार्केट से रिलेटेड। तो 5 क्वेश्चन आपके इसी सेगमेंट से रहेंगे, तो अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। कुछ फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी यहाँ पे टेस्ट की जा रही है। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो ट्रेडिंग रहेगी अगर किसी भी शेयर की जा रही है, वो वहां पर आपकी जो कंपनी का कैपिटल है ना उसे रिड्यूस करती है ना उसे ऑल्टर करती है। सेकंड में कह रहे हैं कि सेबी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इन प्राइसिंग ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग एन आईपीओ। और थर्ड में कह रहे हैं कि अगर लिस्टिंग की जानी हो ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो वहां पर कंपनी को इट हैज टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो जनरली जब भी हम मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी मार्केट्स, सेकेंडरी मार्केट्स, क्या आईपीओ होता है, किस तरीके से आपकी कंपनी लिस्ट की जाती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ फैक्ट्स के बारे में वहाँ पर पता चलता है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में वहाँ पर पता लगता है कि जैसे जब भी ट्रेडिंग की जाएगी शेयर्स की तो जो कंपनी का कैपिटल रहेगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो गई। उसके बाद सेबी यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करता आपकी जब शेयर्स की प्राइसिंग की जाती है। आईपीओ के लिए जब शेयर्स की प्राइसिंग की जाती है कि डिसाइड किया जाता है कितने शेयर आपका वहां पर अलॉट किया जाएगा, कितनी प्राइस वहां पर सेट की जाएगी, तो उस दौरान सेबी वहां पर कोई रोल प्ले नहीं करती। जो मर्चेंट बैंक रहेगा, ठीक है जी, और जो कंपनी रहेगी उनके आपस के बीच की बात रहेगी यहाँ पर। बट जितनी भी कॉन्वर्सेशन होंगी, जितनी भी यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो की जाएगी उस पर्टिकुलर शेयर की प्राइसिंग में, वहां पर सेबी प्रिवी रहती है कि वो पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास वहां पर रहे, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का झोल ना रहे। थर्ड में जो बात की गई है, एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल तो 10 करोड़ होना जरूरी है। इसके अलावा एक और एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर करेक्ट मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिस अगर हम बात करें कि 2 तरीके की आपकी मार्केट्स रहती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट क्या रहेगी कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है वेयर सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। किसके लिए? जनरल पब्लिक को वहां पर वो आपके बेसिकली शेयर्स अपने वहां पर या सिक्योरिटीज वहां पर इशू करेंगे ताकि वो फंड्स रेज कर सकें, ताकि जो उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको वो वहां पर पूरा कर सकें। ठीक है जी, तो बेसिकली फिर आपकी बात आती है सेकेंडरी मार्केट के बारे में। अब सेकेंडरी मार्केट क्या रहेगी? एक ऐसी जगह है जहां पर जो आपकी सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऑप्शंस, कि ये अब आपके इन्वेस्टर्स के अमंग वहां पर ट्रेड किए जा रहे हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या किसी ब्रोकरेज के थ्रू। तो वहां पर आपका ये सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा। प्राइमरी मार्केट क्या हुआ? जहां पर कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी ने अपने शेयर्स को पब्लिक किया। सेकेंडरी मार्केट क्या है कि जहां पर जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में आपके उन शेयर्स या सिक्योरिटीज को वहां पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो कि आपको पता होना जरूरी है। फिर बात आती है आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या चीज है यहां पर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके चलते जो आपकी प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक टर्न करती है और वहां पर उनका नेम लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो जब भी इस तरीके का डिसीजन कोई भी प्राइवेट कंपनी वहां पर लेती है तो वहां पर वो इन्वेस्टर्स को ऑफर करते हैं खुद के शेयर्स कि आइए इस कंपनी का पार्ट बनिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और जो मुनाफा कंपनी कमाएगी उसी का शेयर उन्हें वहां पर भी मिलेगा। ठीक है जी, तो इसमें सेबी कोई रोल प्ले नहीं करती कि क्या प्राइसिंग रखी जाएगी शेयर्स की। बट जो कंपनी और मर्चेंट ब्रोकर रहेगा उन्हें फुल डिस्क्लोजर रहता है कि जितने पैरामीटर्स वो फॉलो कर रहे हैं कि वो सभी चीजें उन्हें सेबी को वहां पर बतानी है जब भी वो इशू प्राइस वहां पर डिसाइड करेंगे। तो क्या एलिजिबिलिटी है आईपीओ के लिए? 2 कंडीशंस यहां पर रखी गई हैं कि आपकी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जब आपकी लिस्टिंग होनी है तो कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का होना जरूरी है। उसके साथ के साथ पोस्ट इशू मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी बिलो 25 करोड़। तो ये 2 कंडीशंस यहां पर रखी गई हैं जिनका पूरा होना जरूरी है, तभी वो एलिजिबल हैं आईपीओ के लिए। ठीक है जी, काफी कंपनीज इस साल आपने देखा होगा आईपीओ में लिस्ट हुई हैं, काफी कंपनीज ने अपने शेयर्स वहां पर इशू किए हैं। तो इंपॉर्टेंट है इस तरीके के बेसिक फैक्ट्स और कंसेप्ट्स के बारे में आपको पता होना। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बात हो रही है एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में। ठीक है जी, कुछ 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जब आपका जो प्राइस फिक्स किया गया है, बुक बिल्डिंग जो एक प्रोसेस रहती है जिसके चलते आपका प्राइस फिक्स किया जाता है, अगर वो लोअर है देन द प्राइस एट विच द एलोकेशन इज मेड टू द एंकर इन्वेस्टर,
ठीक है जी, कि जो फाइनल प्राइस वहां पर आपका रखा गया, बुक बिल्डिंग प्रोसेस पूरी आपकी मर्चेंट बैंक और कंपनी द्वारा फॉलो की गई, उसके चलते एक प्राइस वहां पर निर्धारित किया गया, तो अगर वो कम रहता है देन द प्राइस एट विच द एलोकेशन इज मेड टू द एंकर इन्वेस्टर, तो वहां पर एक्सेस जो अमाउंट रहेगा वो रिफंड नहीं किया जाएगा। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके एंकर इन्वेस्टर रहेंगे दैट दे आर नॉट अलाउड टू सेल हिज और हर शेयर्स फॉर एटलीस्ट 45 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट। तो ये अब दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, दोनों के दोनों यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज आपकी टेस्ट की जा रही है कि एंकर इन्वेस्टर से रिलेटेड जो आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो एंकर इन्वेस्टर्स क्या है, ये टर्म कहां पर यूज की जाती है, कौन है ये इन्वेस्टर्स? तो बेसिकली जब भी आपके इस तरीके का आईपीओ वहां पर इशू किया जाता है तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इनिशियली उस कंपनी के शेयर्स को वहां पर खरीदते हैं। एक दिन पहले जो आपकी आईपीओ की प्रोसेस रहेगी, मान लीजिए अगर आपका ट्यूसडे को आईपीओ लॉन्च होना है तो मंडे को आपके एंकर इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। बेसिक सा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि पहली बात तो एक अर्ली एंट्री वहां पर इन्हें मिल जाती है, जो रिस्क रहता है वो भी ये उठाते हैं, साथ के साथ पब्लिक को भी ये एक वहां पर हम कह सकते हैं सहानुभूति दी जाती है, एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता है कि जी हां इस पर्टिकुलर एंकर इन्वेस्टर ने भी यहां पर इन्वेस्ट किया है तो आप भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीजें हैं। तो ये रहा एंकर इन्वेस्टर के बारे में। फिर बात आती है दो स्टेटमेंट्स के बारे में। तो जनरली जब आपका प्राइस, अब P1 हम समझ लेते हैं जिसके आधार पर वहां पर एंकर इन्वेस्टर ने किसी प्राइस पर आपके शेयर्स वहां पर खरीदे किसी एक कंपनी के। ठीक है जी, P2 क्या है? P2 हम समझ लेते हैं कि जो आपका प्राइस वहां पर फिक्स किया गया बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बाद। तो बेसिकली अगर आपका P1 P2 से ज्यादा होगा, ठीक है जी, तो वहां पर मतलब क्या है कि इन्होंने एक्स्ट्रा वहां पर अमाउंट पे किया है तो किसी प्रकार का रिफंड उन्हें वहां पर नहीं दिया जाएगा। बट अगर वो आपका जो अमाउंट है, जो आपका जो हम कह सकते हैं प्राइस है जो P1 है, अगर वो P2 से कम रहेगा तो जितना अमाउंट उनका बचता है उन्हें वहां पर वो पे करना पड़ेगा एंकर इन्वेस्टर को। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। बट जो यहाँ पर टाइमलाइन रखी गई है, जो टाइम लिमिट रखी गई है 45 डेज की, कि तब तक वो सेल नहीं कर सकते, तो 45 डेज की नहीं है यहाँ पर, आपकी 30 डेज की है ये। तो इंपॉर्टेंट इस तरीके के बेसिक फैक्ट्स पता होना। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट हुई, तो उसी के आधार पर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन में भी समझाएगी। पहली बात, एंकर इन्वेस्टर्स आपके क्या हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि आपकी म्यूचुअल फंड्स या फिर सॉवरेन वेल्थ फंड्स होंगे, जो कि सब्सटैंशियल शेयर्स वहां पर आप खरीदेंगे किसी कंपनी के जस्ट बिफोर इट्स आईपीओ ओपन्स फॉर सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू जैज अप द इशू। तो बेसिकली क्या है, पहले इन्वेस्टर्स रहते हैं यहां पर किसी भी कंपनी में, कि जो रिटेल इन्वेस्टर है और जो इशूअर है उसके बीच का जो ब्रिज है, जो एक हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस ब्रिज है या ट्रस्ट ब्रिज है, उसे बिल्ड करने में ये काफी ज्यादा सहायता करते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई थी कि 30 दिन तक जब इनकी अलॉटमेंट हो जाएगी इनको पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स की, तो उसके 30 दिन तक अपने ये शेयर्स वहां पर बेच नहीं सकते। ठीक है जी, फिर वही चीज आपको बताई गई थी कि अगर प्राइस कम रहेगा तो क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा, कि अगर कम रहेगा वहां पर, मान लिया कि कम पैसे उन्होंने पे किए हैं तो वहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पर पे करना पड़ेगा। अगर प्राइस ज्यादा रहा तो एक्सेस जो अमाउंट रहेगा वो वहां पर रिफंड नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर अब आपको शेयर्स और डिबेंचर्स, ये जो दो टर्म्स हैं, इनके डिफरेंसेस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताना क्या है कि इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हैं। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इन कंट्रास्ट टू डिबेंचर्स होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो इंजॉय करते हैं वोटिंग राइट्स। सेकंड में कह रहे हैं कि इन केस ऑफ लिक्विडेशन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं दैट दे आर पेड आफ्टर द शेयर होल्डर्स। तो दो स्टेटमेंट्स आपको दोबारा से दी गई हैं। बेसिक सा जो डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में वही आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली शेयर्स और डिबेंचर्स क्या है समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि शेयर्स बेसिकली क्या है कि कोई आपने इक्विटी में वहां पर हिस्सेदारी ली। ठीक है, डिबेंचर्स क्या है कि अब जनरली कंपनी के पास क्या रहता है, एक ऑप्शन रहती है, पैसा उन्हें इकट्ठा करना है, पैसा उन्हें वहां पर बिल्डअप करना है। तो वो क्या करेंगे, जैसे कि आईपीओ के बारे में हमने बात की कि अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे, शेयर्स वहां पर बेचेंगे, उसके चलते उन्हें पैसा जनरेट होगा जो कि उनके फ्यूचर एक्सपेंशन में यूज किया जाएगा। ठीक है जी, तो वहां पर उन्हें अपनी कंपनी की ओनरशिप भी देनी पड़ती है। बट डिबेंचर्स जो कि आपके एक हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड्स भी रहते हैं, तो वहां पर क्या रहता है कि वो बेसिकली पब्लिक से यहां पर एक तरीके का लोन लेते हैं।
ठीक है जी, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर इशू कर दिया जाएगा कि जी हाँ इतना आपका इंटरेस्ट है, इतना आपको फिक्स पेमेंट वहां पर आती रहेगी। तो ये बेसिक सा फर्क है। तो शेयर जब आपके वहां पर रहेंगे तो वहां पर इक्विटी रहेगी, डिबेंचर्स वहां पर रहेंगे तो किसी प्रकार की इक्विटी वहां पर नहीं रहेगी, क्योंकि कोई वहां पर वोटिंग राइट्स भी नहीं रहेंगे उनके पास। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहां पर बिल्कुल करेक्ट रही। बट जब लिक्विडेशन की बात आती है तो वहां पर सबसे पहले जो आपके डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं उन्हें सबसे पहले पेमेंट की जाती है, बाद में शेयर होल्डर्स को वहां पर पेमेंट की जाती है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स वहां पर आपका जो प्रॉफिट था वो भी इंजॉय करेंगे, तो यहां पर रिस्क भी तो उन्हें झेलना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो बेसिक सा डिफरेंस था। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हुई, उसी के आधार पर ए ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको यहां पर टेबल के थ्रू भी समझाई गई है कि बेसिकली शेयर्स क्या रहेंगे, स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंपनीज कैपिटल, डिबेंचर्स क्या रहेंगे, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जो कि कंपनी इशू करेगी अंडर इट्स सील। ठीक है जी, ओन्ड कैपिटल है यहां पर शेयर्स, वो आपका बोरोड कैपिटल रहेगा। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो जिस तरीके से आपके प्रॉफिट्स रहेंगे उसी हिसाब से वहां पर उनको उनके भी जो वहां पर शेयर होल्डर्स रहेंगे उन्हें भी प्रॉफिट बनेगा। जो रिटर्न्स यहां पर रहेंगी वो एक आपके इंटरेस्ट के फॉर्म में रहेगी। ठीक है जी, इंटरेस्ट यहां पर फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो आपके पार्ट ओनर्स रहेंगे कंपनी के, और बेसिकली जो डिबेंचर होल्डर्स रहेंगे वो आपके क्रेडिटर्स रहेंगे कंपनी को। ठीक है जी, इन केस ऑफ लिक्विडेशन जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। क्रेडिटर्स जो आपके रहते हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं, उन्हें सबसे पहले वहां पर पेमेंट की जाती है। वोटिंग राइट्स आपके फिर शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं, इन्हें किसी प्रकार के वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपके डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, और जो डिबेंचर्स हैं वो उनका जो नेचर रहेगा कन्वर्टिबल रहेंगे तो कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर्स में, नॉन कन्वर्टिबल रहेंगे तो वैसे के वैसे ही वहां पर रहेंगे। बट शेयर जो आपके हैं वो फाइनल है कि वो आपके डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो बेसिक से डिफरेंस है जो कि आपको टेबल की फॉर्म में यहां पर दिया गया है। पीडीएफ जो अटैच रहेगी वहां से आप इसे अपने नोट्स में कंपाइल भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अब यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स हैं, फोर्थ आपकी नॉन ऑफ द अबव है। बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट की जा रही है। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो 2017 में खोला गया था। सेकंड में कह रहे हैं जो HDFC है वो पहली इंडियन कंपनी है जिन्होंने मसाला बॉन्ड्स इशू किए थे। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है इसमें जो सिंगल इन्वेस्टर कैन नॉट बी अलॉटेड मोर देन 50% ऑफ द इशू। तो ये अब आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, बताना है इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है। अगर कोई भी नहीं है तो यहां पर डी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। डिस्कस कर लेते हैं टर्म बाय टर्म की। पहली बात तो जो इंडिया की इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है, पहली इंटरनेशनल एक्सचेंज थी जो कि 2017 में खोली गई, गुजरात में आपकी ये लोकेटेड है। ठीक है जी, और ये आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। फिर बात आती है आपकी मसाला बॉन्ड्स के बारे में। क्या है? रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं जो कि इशू किए जाते हैं आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन एंटिटीज। एक तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं पैसा रेज करने में इन द लोकल करेंसी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, तो HDFC आपकी पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने मसाला बॉन्ड्स वहां पर इशू किए थे। उसी तरीके से आपके ग्रीन बॉन्ड्स भी रहते हैं, उनके बारे में पता होना आपको जरूरी है। फिर बात आती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, एक तरीके का कैपिटल रेजिंग टूल है कि पैसा इकट्ठा करने वाली ही बात है यहां पर भी। तो इसमें क्या रहेगा, जो आपका QIP जो पूरी प्रोसेस है, इसमें जो लिस्टेड कंपनी रहेगी वो इशू करेगी इक्विटी शेयर्स, फुली एंड पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और एनी अदर सिक्योरिटी अदर देन वारंट्स जो कि आपके कन्वर्टिबल हैं इक्विटी शेयर्स में। तो बेसिकली जो आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं तो वही आपके एंटिटीज हैं जो कि QIPs को वहां पर परचेज कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, आपके म्यूचुअल फंड या फिर डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, वेंचर कैपिटल फंड्स होंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे। तो इस तरीके के आपके QIPs वहां पर आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उन्हें ही यहां पर हक रहेगा कि वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर टूल में। तो कुछ रूल्स यहां पर फॉलो किए जाने जरूरी हैं कि पहली बात तो क्या कि जो मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने स्टेट किया है दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 QIBs। अगर जो इशू साइज है वो लेस देन 250 करोड़ है, और अगर 250 करोड़ से ज्यादा रहेगा वहां पर इशू साइज तो आपके एटलीस्ट 5 इन्वेस्टर्स होने तो जरूरी है ही। ठीक है जी, और सेकंड बात क्या की है कि कोई भी सिंगल इन्वेस्टर उसे वहां पर 50% ऑफ द इश्यूज ज्यादा एलोकेट वहां पर अलॉट नहीं किया जा सकता। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपके QIP में फॉलो किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपको इन सभी चीजों के बारे में किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन से भी द्वारा वहां पर रखे गए हैं कि आपको पता होने जरूरी है। ठीक है जी,
बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, जहां पर बात हो रही है हाइब्रिड सिक्योरिटीज के बारे में। आपने जरूर इस टर्म के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपकी हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इट इज वन that has both debt and equity characteristics। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी, जो ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटीज हैं दैट दे आर सिक्योरिटीज विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड द सेबी एक्ट। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूजिंग हाइब्रिड सिक्योरिटीज वो आपकी डेट के अंडर क्लासिफाई की जाती है। तो ये अब आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली जैसे हमने बात की शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में या बॉन्ड्स के बारे में कि एक में आपकी इक्विटी रहती है, एक में आपका डेट रहता है, तो बेसिकली हाइब्रिड सिक्योरिटीज क्या रहेंगी कि एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके दोनों ही डेट और इक्विटी के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। सपोज हम कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के बारे में ही बात कर लें कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या है कि आपके बॉन्ड्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि वहां पर इशू की गई है किसी कंपनी द्वारा, तो बेसिकली वहां पर ऑप्शन रहता है कि वो आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, ये आपके हाइब्रिड सिक्योरिटीज में वहां पर हम इसे कैटेगराइज करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फिर सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस द सेबी, इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा आया कि ये डिसाइड करना है कि हाइब्रिड सिक्योरिटीज वाकई में सिक्योरिटीज हैं, ठीक है जी। तो वहां पर आपकी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल सही बात रखी गई है सेकंड स्टेटमेंट में कि उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही आपकी सिक्योरिटीज के अंदर लाई करेंगी जो कि कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और सेबी एक्ट के वहां पर मेंशन की गई हैं, ठीक है जी। और वही बात रही थर्ड स्टेटमेंट के बारे में कि जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यूजिंग हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स वो क्लासीफाई की गई है एज डेट। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ करेक्ट है, उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी आपको समझ आ गया, हाइब्रिड से ही नाम क्लियर हो रहा है, डेट और इक्विटी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर रहेंगे। और जो कन्वर्टिबल बॉन्ड जिसके बारे में हमने बात की कि वो एक सबसे पर्टिकुलर या कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल है इस चीज का। फिर वहीं बात की हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि वहां पर उनके सामने ये इशू आया कि जो आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटीज है क्या वाकई में सिक्योरिटीज है एज पर द कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, ठीक है जी। तो ये आपका सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी में आया, जिसके तहत वहां पर उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल ये आपकी सिक्योरिटीज के अंदर ही मानी जाएंगी। फिर जो आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटीज है वो परमिटेड थी वाया एफडीआई रूट अंटिल 2007, ठीक है जी। तो अब इससे रिलेटेड काफी आप अगर आप जाके अपने सोर्सेज को रेफर करें तो काफी चीजें वहां पर आपको कुछ ना कुछ मिल सकती हैं। कि पहली बात तो क्या है कि जो आपके हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब यहां पर आरबीआई का क्या मानना था कि जो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे वेंट अगेंस्ट द इंटेंट ऑफ एफडीआई रूल्स। कि बेसिकली जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स ऑब्जेक्टिव क्या है कि इक्विटी कैपिटल आपको वहां पर इक्विटी कैपिटल की फॉर्म में वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है जी, ना कि डेट इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में। तो अब जो आपके इस तरीके के हाइब्रिड सिक्योरिटीज रहेंगी तो उसमें आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं जो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स रहेंगे कि इनिशियली वो एज अ डेट वहां पर दिखेंगे, बाद में आपके कन्वर्ट होंगे। बट वहां पर आरबीआई ने ये कहा कि इस तरीके के जो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे अब उन्हें डेट के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा और वो आपके आरबीआई के जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पॉलिसी है उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत ही वहां पर रेगुलेट भी किए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। तो ये जो आपका टॉपिक है हाइब्रिड सिक्योरिटी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड काफ़ी अभी डिबेट भी चल रही है कि किस तरीके से इसे एफडीआई के अंडर वहाँ पर रेगुलेट करना है या अलाउ करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर स्टार्टअप्स के पास कि वो यहाँ से काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पर रेज कर सकते हैं, ठीक है। जब देखना है किस तरीके से यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, कहीं ना कहीं इसमें ये भी है कि जो आपके कन्वर्टेबल नोट्स हैं वो अलाउ किए गए हैं एफडीआई के थ्रू, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट ही है आपका वो भी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे जैसे आपके करंट अफेयर्स में आती जाएंगी तो वैसे ही आपको अपने नोट्स में भी अपडेट करनी है ताकि क्वेश्चन जब आपको आए वो करंट अफेयर ओरिएंटेड हो और अगर आपके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन हो तो आप इजीली वहां पर आंसर कर सकें, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही बहुत अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली ये जो इनिशिएटिव है हमारा जहाँ पर 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, थीम बाय थीम डिस्कस करते हैं ताकि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे सब्जेक्ट का जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस ना किए हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सा है कि आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आए, साथ साथ आपको फीडबैक भी मिलता रहे कि कैसी आपकी प्रिपरेशन वहां पर चल रही है, ठीक है जी। तो उसी के चलते कल आपका एनवायरमेंट
एनवायरमेंट का दिन रहेगा जहां पर हम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा ताकि आप अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकें। और एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी भाई बंधुओं के लिए जो कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि मेंस मॉक एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ये शुरू किया गया है स्लीपी क्लासेस का इन कोलैबोरेशन विद इंडिया भाई, जिसमें आपके ये मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। डेट्स आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स आपके किए जाएंगे ये मेंशनड है। और यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड ये यहाँ पर अवेलेबल रखा गया है। ऑनलाइन मोड में यहाँ रहेगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपकी शीट सबमिट करने के लिए, बट जो ऑफलाइन मोड है वो डेफिनेटली इन्हीं डेट्स पर रहेगा। ठीक है जी, बाकी की डिटेल्स आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी हम यहाँ पर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसमें जाके भी चेक कर सकते हैं इसकी डिटेल्स। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।